हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्कस। इस वीडियो में हम लक्ष्मीकांत का जो 7th एडिशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो पहला जो हमारा लेक्चर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है, उसमें हम आधा कवर करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में एक ट्रेडिंग कंपनी के फॉर्म में आए थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत में ट्रेडिंग कंपनी के फॉर्म में आए थे। तो उस ट्रेडिंग कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया था? चार्टर दिया था, ट्रेडिंग राइट्स दिए थे। ट्रेडिंग राइट किसने दिए? एलिजाबेथ वन ने। ठीक है, ये दिए गए थे इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक कंपनी है, ये एक प्राइवेट बॉडी है। प्राइवेट बॉडी, इसको ट्रेडिंग राइट दे दिया गया भारत से ट्रेड करने के लिए। ट्रेडिंग राइट यानी कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रही थी ये कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, धीरे धीरे ये कंपनी क्या है, भारत में अपना वर्कशॉप स्थापित करती है और ये राजा बन जाती है। ठीक है, भिखारी से राजा। आती तो है घर में, घर से छाछ मांगने, पर ये घर का धनी बन जाती है कंपनी। तो 1765 में फिर हम देखते हैं कि 1765 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स मिल जाता है। ट्रेडिंग राइट्स के अलावा इसको दीवानी राइट्स भी मिल जाता है। दीवानी राइट्स, इस चीज का दीवानी राइट्स बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा के ऊपर, वहां से उसके ऊपर राज करने का जो दीवानी राइट है उस कंपनी को मिल जाता है 1765 में, आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये राइट कौन देता है इसको? मुगल एम्पायर शाह आलम। शाह आलम ये राइट इनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे कंपनी अपना रूल है वो 1765 से लेके 1857 तक अपना रूल एस्टेब्लिश करती है इंडिया में। ठीक है, 1765 से लेके 1857 तक कंपनी बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाती है। ठीक है, और बहुत उसके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे जो पैसा कमा रही है कंपनी इंडिया से, यानी कि कुछ एक लोग वो पैसा कमा रहे हैं, तो वहां पे जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट के लोग होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं इस कंपनी से कि वो लोग इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं कंपनी को। तो वो लोग क्या है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर बहुत सारे कानून पास करती है इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। पहला जो कानून पास किया जाता है वो 1773 में पास किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए जाते हैं, सीरीज ऑफ एक्ट पास किए जाते हैं 1857 तक, ताकि वो कंपनी को रेगुलेट कर सके, उस पर अपना कंट्रोल कर सके। फिर 1857 का फिर रिवोल्ट होता है। 1857 के रिवोल्ट के बाद में पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन है वो कंपनी को अपने अंडर में ले लेता है। तो क्या है, कंपनी पूरी तरह से एक प्राइवेट बॉडी से क्या है, गवर्नमेंट बॉडी बन जाती है। ठीक है, 1858 में। फिर 1858 से लेके 1947 तक भारत आजाद हुआ था। फिर वो क्या है, डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट करते हैं। 1765 से लेके हमने देखा है कि 1857 तक क्या है, बहुत सारी वो टेरिटरी पे कब्जा किया जाता है इसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। जैसे कि हम देख सकते हैं डलहौजी की पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, और भी पॉलिसी है। ठीक है, सब्सिडी अलायंस है वेल्जली की, तो उसके द्वारा कब्जा करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद में धीरे धीरे 1857 के बाद में इस कब्जे को उसको रेगुलेशन को धीरे धीरे कम किया जाता है, ताकि इंडियन रिवोल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कि रिवोल्ट होने के बाद में वो डरने लग जाते हैं कि उसको और ज्यादा लंबे तक अपना शासन को कंट्रोल करना चाहते हैं इंडिया में। तो धीरे धीरे फिर हम उसको रिलैक्स करते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरह हम देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंपनी का रूल रहा था 1757 से लेके 1858 में। 1857 से 1858 तक कंपनी का रूल रहा है भारत में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके अंदर रेगुलेट करने के लिए पहला जो एक्ट लेके आती है ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, दूसरा है वो अमेंडिंग एक्ट है 1781। इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ एक ऐसी खामियां रह गई थी जिसके कारण कंफ्लिक्ट पैदा हुए। ठीक है, उसको सही करने के लिए ये 1881 का एक्ट लेके आया जाता है कंपनी के ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, फिर तीसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, तो ये पिट्स क्या था?
पिट्स, एक विलियम पिट था, वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था, ठीक है, ब्रिटिश मिनिस्टर था, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है, ये भारत में डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक्ट ऑफ 1786 लाया जाता है, उसके बाद में चार्टर एक्ट पास होते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833, 1853, ये चार्टर एक्ट पास किए जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसके ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में 1858 का रिवोल्ट होता है, ठीक है, 1857 का रिवोल्ट होता है। उसके बाद में फिर क्राउन अपने कब्जे में ले लेती है कंपनी को, ठीक है। उसके बाद में 1858 से लेके 1947 तक और लॉ पास किए जाते हैं। तो इसमें जो पहला लॉ पास किया जाता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया जाता है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल देती है, ठीक है। तो यहां से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन है वो बदल जाता है वाइसराय में, वाइसरॉय, ठीक है। दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, चौथा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है इनको, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब हम आजाद हो गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 वाले को क्या बोलते हैं, 1833 को क्या बोलते हैं, सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है इसको। सेवन था ना गवर्नमेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सॉरी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ठीक, अभी हम स्टार्ट करेंगे 1833 के एक्ट से, 1793 के एक्ट से स्टार्ट करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, जो कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पास किया गया था। इसको एक्ट का नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। किसको रेगुलेट करना है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट करना है। कौन रेगुलेट करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटरफेरेंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि धीरे धीरे पूरा जो है हम देखते हैं कि 1833 के एक्ट के बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, धीरे धीरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनता है इंडिया में, ठीक है। उससे पहले बहुत बहुत छोटे छोटे राज्य होते थे, ठीक है, नेटिव प्रिंसेस। उसके बाद में उसको एक एक इंडिया का जो इंटीग्रेशन होता है ब्रिटिश के द्वारा, फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, ठीक है। गवर्नर जनरल इस एक्ट के अंदर क्या है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसका डेजिग्नेशन चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसको बोला गया, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है इसका, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल वाज मेड सुपीरियर टू द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो उस समय क्या है, कोलकाता के अलावा मद्रास और बॉम्बे भी क्या है, इंपॉर्टेंट शहर थे, प्रोविंसेस थे, जहां पे ब्रिटिश की हुकूमत थी, ठीक है। तो ब्रिटिश कंट्रोल इन पे था। उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल है, बंगाल वेरी रिच एरिया, बंगाल बहुत ज्यादा पावर रिच एरिया था, वहां से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, तो वहां के गवर्नर को ज्यादा उसमें पावर दी गई, ठीक है। तो गवर्नर जो बाकी के जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उसको क्या है, इसके अंडर में लाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। तो ये सब इसको सुप्रीम बना दिया गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, कितने मेंबर्स की, 4 मेंबर की एक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन था, वारन हेस्टिंग था, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारन हेस्टिंग था, ठीक है। ये भी उस टाइम क्या है, गवर्नर जनरल था, उसको फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो टकले की पिक्चर। देन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यही हम कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई कलकत्ता में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई कलकत्ता में इस एक्ट के अंदर में। कब एस्टेब्लिश हुई, 1776 में इसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस था और उसके अलावा 3 जजेस थे। तो टोटल इसमें कितने जज हो गए, 4 जज थे, एक चीफ जस्टिस और 3 एक चीफ जस्टिस और 3 जज, ठीक है। तो इसको 1774 में एस्टेब्लिश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई,
तो अभी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ भी अभी क्या है डिसीजन देती है, बहुत सारे डिसीजन देती है अभी की जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी। तो उसी तरह से क्या है, ये जो पहली बार कोई सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी एंड ये अपने आप को खुद बहुत ज्यादा पावरफुल मानने लगी थी ये सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नर करना चाहता था तो वो लोग है उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाते थे, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, गवर्नर जनरल और जो एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेट जुडिशरी है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कंफ्लिक्ट अराइज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को क्या है, सुप्रीम मानती है, ठीक है। फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए आगे वाला एक्ट लाया जाता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इट प्रोहिबिटेड, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाला था, इसने प्रोहिबिट किया जो प्राइवेट ट्रेड करते थे, कंपनी के सर्वेंट्स है वो प्राइवेट ट्रेड करते थे एंड वो अपना सामान लेके जाते थे। ब्रिटिश क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है। तो इससे जो भी सामान जाना होता था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जाती थी, परंतु जब दस्तक इश्यू की गई थी मुगल एम्पायर के द्वारा तब उसका मिसयूज होने लगा। तो क्या है, जो प्राइवेट ट्रेड है, कंपनी के जो नौकर हैं या हम जो ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, वो लोग अपना खुद का ट्रेड धंधा स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या है, कंपनी को रेवेन्यू लॉस होता था, जिसके कारण क्या है ये इसको बंद करना पड़ा। फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसको बंद किया गया, ठीक है। जिसके कारण कंपनी की काफी जो हालत है, फाइनेंशियल वित्त हालत है, वो काफी खराब हो गई थी। प्राइवेट ट्रेड करते थे तो इसको इसलिए क्या है, कंपनी को लोन भी लेना पड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब लोन लिया गया था तब ये इस पर रेगुलेशन लाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वरना ये नहीं होता था रेगुलेशन, ठीक है, क्योंकि इसको लोन की जरूरत पड़ी थी, इसलिए इसको बंद किया गया था ट्रेड को, प्राइवेट ट्रेड को। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, एक कुछ बंदों की जरूरत पड़ती है, उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। जो हाईएस्ट बॉडी होती है उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, जो कि कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर को देखती थी। उस टाइम पे ये कॉमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल दोनों अफेयर्स को देखती थी। सिंस कंपनी ने लोन लिया था, लोन के लिए अप्लाई किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इस एक्ट के अंदर में जो रेवेन्यू है, कंपनी का जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, मिलिट्री एक्शन क्या ले रही है, सिविल अफेयर्स है, वो इस कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इस एक्ट के द्वारा रिपोर्ट करने पड़ेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। ये मेडिकेल ये इस एक्ट के द्वारा इंश्योर किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने क्या देखा है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73, ये पहली बार कोई ऐसा एक्ट पास किया गया था जो कि कंपनी के अफेयर को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो इसने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की, पहली बार कोई ऐसा ये एक्ट पास किया गया है। हम इसको समरी देख लेते हैं पहले। फर्स्ट इंटरफेरेंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। फिर इसके द्वारा क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको डिजिग्नेशन बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, गवर्नर जनरल का। फिर गवर्नर जनरल जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उसको इसके सबऑर्डिनेट कर दिया गया बंगाल के। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल एस्टेब्लिश की गई। देन गवर्नर जनरल जो पहला जो बना था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सा था, पहला वारन हेस्टिंग को बनाया गया 1773 में, ठीक है। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की जाती है कलकत्ता में, जिसमें 4 जज होते हैं, और कंपनी का जो सर्वेंट्स का प्राइवेट ट्रेड है उसको बंद कर दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रेवेन्यू और मिलिट्री और सिविल अफेयर है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद को अपने आप को सुप्रीम मानने लग गई थी, तो जिसके कारण कंफ्लिक्ट हुए, उसको रिड्यूस करने के लिए फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, ठीक है। इसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहा जाता है, ठीक है। तो इट हैज ये जो एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ये क्या करता है कि गवर्नर जनरल और कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर देता है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट इनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। गवर्नर जनरल और कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं, यानी कि कंपनी पूरी नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। फॉर द एक्ट जो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं वो इसके अंडर में नहीं आएंगे सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा जो रेवेन्यू मैटर थे उसको भी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू मैटर है उसको सुप्रीम कोर्ट के प्रीव्यू से बाहर कर दिया गया, ठीक है।
फिर सुप्रीम कोर्ट है, वो किसके ऊपर जो इसका जुरिडिक्शन फिर किस पे रहेगा, क्यों एस्टेब्लिश की गई थी, तो इसका जो जुरिडिक्शन है वो कलकत्ता में रहने वाले लोगों के ऊपर कर दिया गया, यानी कि जो भारतीय रह रहे थे उनके ऊपर उनका जुरिडिक्शन रहेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता, ठीक है। एंड इसके अलावा कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉज ऑफ द डिफेंडेंट्स। तो जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थी, ये लोगों के पर्सनल लॉ के ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, ठीक है। जैसे कि हिंदू सब्जेक्ट है तो वो हिंदूज का कोई लॉज है, कोई हिंदू कोई केस लेके जाता है तो उसको जो सिविल मैटर होता है तो वो उसको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाएगा, और मुस्लिम कोई लेके केस ले जाता है तो उसको मुस्लिम लॉ के अनुसार ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, उसका जस्टिस दिया जाएगा। तो मुस्लिम लॉ कौन कौन से होते हैं? मुस्लिम लॉ, मोहम्मदन लॉ जो कि शरिया है, उसको उसको पर्सनल लॉ से उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट विल लाई टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल को लाई करेगी, सुप्रीम कोर्ट को नहीं लाई करेगी। तो बहुत सारी कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी, प्रोविंशियल कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी, जैसे कि हम कार्नावालिस ने सर्किट कोर्ट एस्टेब्लिश की थी, उसके बाद में प्रोविंशियल कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी, इसके द्वारा वान हेस्टिंग के द्वारा प्रोविंशियल कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी। एंड उससे जो अपील लाई करेगी वो क्या है, वो गवर्नर जनरल के पास लाई करेगी एंड सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं लाई करेगी, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बोला गया। देन गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वो बनाएगी, रूल्स बनाएगी किसके लिए, जो प्रोविंशियल कोर्ट है उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, और जो प्रोविंशियल काउंसिल है उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो रूल्स है वो कौन बनाएगी, गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो बनाएगी। 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमने देखा है, वो उसके लिए बनाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1784 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो पास करती है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784 विलियम पिट ने पास करवाया था। विलियम पिट ब्रिटिश मिनिस्टर का एक मेंबर था। तो इट हैज ये जो एक्ट है ये डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम एस्टेब्लिश करती है इंडिया के अंदर। एंड इसके अंदर क्या है, 2 बॉडी बनाई जाती है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सेकंड बॉडी है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हम देख चुके हैं, ये डायरेक्टर्स की एक बॉडी है जो कि कंपनी के जो कॉमर्शियल अफेयर है, यानी कि जो कितना पैसा कमा रही है, जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो सारा देखने का काम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, ठीक है। दूसरी जो बॉडी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसको पॉलिटिकल पावर दी गई। पॉलिटिकल पावर है यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन है वो, दूसरा उसके पास में जो मिलिट्री पावर है, सिविल पावर है, वो सारी किसके पास होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर होगी। तो ये सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया। तो किसके एक्ट के द्वारा, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट के द्वारा सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज गिवन कंट्रोल टू द सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू ऑपरेशन का जो कंट्रोल है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास दिया गया। इसके द्वारा सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उनका जो काम था वो कॉमर्शियल अफेयर तक ही लिमिट कर दिया गया। इससे पहले का जो काम हम देखते हैं कि वो उसको रिपोर्ट करना होता था, पिछले एक्ट में हम देख चुके हैं। तो कंपनीज के इस एक्ट के अंदर, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, जो कंपनी की जो टेरिटरी थी, कंपनी के पास जो भी जमीन आ गई थी, कब्जा कर लिया था उन लोगों ने, तो उसको पहली बार क्या है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला गया। तो पहले बार इनको क्या है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला गया, यानी कि ये ब्रिटिश लोगों की जो इंडिया में क्या है प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1786। 1786 का एक्ट, (1786) में क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया जाता है 1786 में। तो कॉर्नवालिस 2 मांगे रखता है, ठीक है। एक मांग, पहली मांग है कि उसको क्या है, वीटो पावर दी जाए, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें 4 मेंबर थे एंड उसको उसके ऊपर वीटो पावर होनी चाहिए कि वो गवर्नर जनरल जैसे बोले वैसे ही होना चाहिए। तो ये इसकी मांग थी, ठीक है, कॉर्नवालिस की। दूसरी इसकी मांग थी कि उसको कमांडर इन चीफ बनाया जाए। तो आर्मी है उसका कमांडर इन चीफ इसको बनाया जाए, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया जाए, ठीक है। ये 2 मांगी ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो एक्सेप्ट कर लेती है इसकी, और एक्ट ऑफ 1786 पास किया जाता है इन 2 मांगों के लिए, ठीक है। तो एक्ट ऑफ 1786 क्या प्रोवाइड करता है, वीटो पावर प्रोवाइड करता है गवर्नर जनरल को, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको वीटो पावर दे देता है एक्ट ऑफ 1786। दूसरा है
इसके द्वारा गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। तो गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है एक्ट ऑफ 1786 के द्वारा। तो पहला कमांडर इन चीफ कौन हो जाएगा? कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पास किया जाता है। इसके बाद में आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये क्या काम करता है कि जो भी डिमांड्स थी कॉर्नवालिस की, जो 1786 वाला एक्ट पूरी करता है, उसको एक्सटेंड कर देता है आगे के गवर्नर जनरल के लिए। जो भी डिमांड्स थी उस कॉर्नवालिस की, उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है फ्यूचर गवर्नर जनरल के लिए, ठीक है। उसके अलावा गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी हैं, उनको भी एक्सटेंड कर दिया जाती है। जो ओवरराइडिंग पावर थी, कौन सी पावर? जो ओवरराइडिंग पावर थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, जो ओवरराइड करने की पावर थी, वो उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। यानी कि जो वीटो पावर थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, वो सबको सारे गवर्नर के लिए एप्लीकेबल होगी, और जो प्रेसिडेंसी में जो भी गवर्नर है उसके लिए भी वो वीटो पावर रहेगी, ठीक है। दूसरा, इट गेव दी वीटो पावर होती है कि वो जो कोई भी डिसीजन लेता है तो वो उसको ओवरराइड कर सकता है, ठीक है। इट गेव दी गवर्नर जनरल मोर पावर इन कंट्रोल, एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसके ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कंट्रोल था, उसको क्या है, फर्दर स्ट्रेंथन किया। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल और द गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। इसके द्वारा जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की, जो कि ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे एलिजाबेथ वन के द्वारा कंपनी को, उसको 20 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बाद में, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे ये जो ट्रेडिंग राइट है उसको 20 साल के बाद में एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है। 20 साल के बाद में 1793 के बाद में फिर 1813 का एक्ट आता है, फिर 1833 का एक्ट आता है, फिर 1853 का एक्ट आता है, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंडेड दी ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, यानी कि इंडिया से ट्रेड करने की जो मोनोपोली थी उसको 20 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या है, जो कमांडर इन चीफ था, जो कमांडर इन चीफ कॉर्नवालिस को बनाया गया था, इस एक्ट ने बोला कि वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। यानी कि जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो वो इस काउंसिल के प्रीव्यू में नहीं आएगी। जो गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ की पावर है वो इस काउंसिल के प्रीव्यू में नहीं आएगी, ठीक है। इट वाज नॉट टू बी मेंबर अनलेस वाज सो अपॉइंटेड, जब तक इसको अपॉइंट नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और बात हुई कि चार्टर एक्ट 1793 ने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और उसका जो भी स्टाफ था, नीचे काम करने वाला जो भी कर्मचारी है, उनकी जो सैलरी है वो क्या है, इंडिया से कमाए हुए पैसे से देनी पड़ेगी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वाज टू बी पेड आउट फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, यानी कि इंडिया से जो भी कंपनी को कमाई हो रही है से उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अगेन ड्रेन ऑफ वेल्थ था इंडिया से। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसके बाद में फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813 में क्या है, जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी इंडिया के ऊपर ब्रिटिश की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी मोनोपोली ट्रेड करने की, उसके कारण क्या है, जो कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, अमर्ज हो रही थी, उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा आने लगा, तो वो वहां पे दूसरे मर्चेंट्स है वो क्या है, जेलस फील करने लगे ब्रिटेन में कंपनी के, ठीक है। तो उसके बाद में फिर वो लोग उन्होंने क्या है, ट्रेडिंग राइट डिमांड की ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ठीक है। तो फिर उनका बाद में इसने गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको ट्रेडिंग राइट्स थे मोनोपोली खत्म की गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया, इट अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। तो जो इंडिया में जो ट्रेड होता था उसकी मोनोपोली खत्म कर दी, दो चीजों को छोड़ के। चाय में ट्रेड था, ट्रेड इन टी, एंड जो चीन के साथ ट्रेड था, इन दोनों को छोड़ के बाकी खत्म कर दिया गया। इट अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, ठीक है। इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी और ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो चीन के साथ ट्रेड हो रहा था और भारत में जो चाय का ट्रेड हो रहा था उसके ऊपर कंपनी की अभी भी मोनोपोली रहेगी। बाकी सारी जो भी वस्तुएं हैं उनके अंदर जो ट्रेड होगा उसके अंदर कोई भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी ब्रिटिश नागरिक। तीसरा है सोवर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन और द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। इसने पहली बार बोला कि जो सोवर्निटी होगी ब्रिटिश क्राउन की, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को सोवर्निटी दी गई थी कंपनीज की जो टेरिटरी थी उसके ऊपर में, ठीक है। तो कंपनी के जो भी इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी हो गई थी, जमीन आ गई थी, उसके ऊपर क्या है, सोवर्निटी किसकी लाई करेगी, ब्रिटिश क्राउन की लाई करेगी। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने बोला। तो इसने मोनोपोली अबोलिश की एक्सेप्ट टी एंड विद चाइना, ठीक है। इसके अलावा जो सोवर्निटी है ब्रिटिश क्राउन को उसको एक्सटेंड किया गया। फिर चार्टर इसने अलाउ किए थे क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में आना और क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करना।
लोगों को ये क्रिश्चियन मिशनरीज फिर बाद में आए और लोगों को क्या है बरगलाने का काम किया। बहुत सारी ट्राइब्स को उसमें क्या है क्रिश्चियन अडॉप्ट किया गया था क्रिश्चियनिज्म। तो अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इन इंडिया एंड प्रोसेलेटाइज, ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे। प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो पहली बार इसमें क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाते हुए वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करने के बारे में बात की थी और इसके लिए 1 लाख रुपए उन लोगों ने क्या है सालाना खर्च करने के लिए रखा गया था एजुकेशन पे। ठीक है, कितना रुपए? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ किया लाना। दूसरा, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करना, स्प्रेड करना, इसने अलाउ किया चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट को टैक्स पावर दी गई। लोकल गवर्नमेंट थी उसको टैक्स पावर दी गई। ठीक है, टैक्स पावर गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। एंड जो लोकल गवर्नमेंट थी यदि कोई टैक्स पे नहीं करता है तो उसको पुनिश भी कर सकती थी लोगों को। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट 1813 में हमने क्या किया? अबोलिश कर दी ट्रेड मोनोपोली ओवर इंडिया। ठीक है, एक्सेप्ट चाय एंड चाइना। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की सोवर्निटी को माना गया इंडियन टेरिटरी। क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया। 1 लाख रुपए वेस्टर्न एजुकेशन के लिए दिए गए एंड लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेशन पावर दी गई इसके अंदर। फिर नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से also called सेंट हेलेना एक्ट। सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसके अंदर, उसका डेजिग्नेशन चेंज करके क्या है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहली बार कोई पूरे संपूर्ण भारत में जो है ब्रिटिश की तरफ से जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी, सेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश की गई थी इस एक्ट के द्वारा। तो इंडियन कोई गवर्नमेंट है तो वो इस एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है 1833 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके पास पावर दी गई, सिविल एलिमेंट्री पावर है वो उसके पास लाई करेगी। एंड एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ओवर ऑल द ब्रिटिश। तो जो लेजिस्लेटिव पावर है वो गवर्नर जनरल के पास रहेगी। ठीक है, तो वो पूरे भारत के लिए लॉ बना सकता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो लेजिस्लेटिव पावर। एंड जो बॉम्बे और मद्रास है वो उसको सबऑर्डिनेट रखा गया गवर्नर जनरल को ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है वो 1833 में बनता है। कौन बनता है? विलियम बेंटिंग बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? हेस्टिंग बनता है, वारेन हेस्टिंग हमने देखा है। दूसरा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सा है? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनेगा? विलियम बेंटिंग। और गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन बनेगा? ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा। तो इसका जो कमर्शियल फंक्शन था कंपनी का, यानी कि जो ट्रेडिंग कर रही थी वो बंद कर दिया था, खत्म कर दिया था, कमर्शियल फंक्शन खत्म कर दिया था, उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा टेरिटरी आ गई थी। ठीक है, आल्सो अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन। तो कंपनी थी, काफी बड़ी कंपनी थी, तो उसको लिए काम करने वाले क्या है, नौकर भी चाहिए होंगे, काम करने वाले क्लर्क वगैरह भी चाहिए होगा। तो उसको क्या है उन लोगों को रिक्रूट करने के लिए ओपन कंपटीशन का इंट्रोड्यूस करने के उन्होंने सोचा था, परंतु वो कर नहीं पाए, बट फेल्ड। ठीक है, इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज बट फेल्ड ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे कंपनी के, उसको अपोज कर रहे थे क्योंकि वो लोग अपने चाचा, ताऊ, भतीजा उन सबको अपॉइंट करते थे कंपनी में। एंड जो ब्रिटिश जो बाकी लोग वो मांग रहे थे कि वो उसमें उनको भी क्या है नेपोटिज्म हो रहा था कंपनी में बेसिकली। तो बाकी लोग जो ब्रिटिश जो नागरिक थे वो भी उसमें क्या है मांग रहे थे, शेयर मांग रहे थे अपना कि उसमें उनको भी जॉब दी जाए, परंतु ऐसा नहीं किया गया इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये फेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में 20 साल बाद एक और एक्ट आता है, वो उसको इंट्रोड्यूस करता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो लॉज बनाए गए थे, पहले वाले एक्ट के अंदर जो भी लॉज है, रूल्स बनाए गए थे, उनको रेगुलेशन बोला जाता था। एंड इसके अंदर जो बनाए गए थे उनको क्या बोला गया? एक्ट्स बनाया गया, एक्ट्स बोला गया। ठीक है, तो लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन। जो इसके अंदर बनाए गए उनको क्या बोला गया? एक्ट बोला गया। ठीक है, तो कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर, ये बोला गया कि जो कि कंपनी की टेरिटरी थी भारत में, वो है वो लोग जो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, वो उसके ब्रिटिश क्राउन के नाम पे रूल कर रहे हैं। तो कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय द कंपनी इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड हिज सक्सेसर।
ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश राजा था मोनार्क, उसके नाम पे ये रूल कर रहे हैं। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बोला गया, ठीक है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है, ठीक है। तो इसने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने 20 साल के लिए फर्दर ट्रेडिंग राइट को एक्सटेंड किया था। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने 6 नई लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ऐड किए गए थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में। तो गवर्नर जनरल की जो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 नए मेंबर इसके द्वारा ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो टोटल 10 मेंबर हो गए, ठीक है। 6 new legislative councillors were added to governor general council, ठीक है। एंड वर्चुअली एस्टेब्लिश दी सेपरेट, ये माना जाता है कि वर्चुअली इसने गवर्नर के लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश कर दी थी। एग्जीक्यूटिव के अलावा 4 लेजिस्लेटिव मेंबर भी आ गए थे, ठीक है। देन इट इज, इसको बाद में आगे चल के इंडियन काउंसिल 1861 वाले के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर्मली। तो इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, उसको लेटर बाद में चल के इसका नाम पड़ेगा, ठीक है। देन फर्स्ट स्पेशल मैकेनिज्म टू लेजिस्लेट इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंट्रोड्यूस की गई थी 6 मेंबर्स की। तो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस पहले बार स्टार्ट किए गए थे, यानी कि जो कंपनीज के एम्प्लॉयज थे उनको जो रिक्रूट करने का एग्जामिनेशन था वो ओपन कंपटीशन के द्वारा हो, यानी कि अपॉइंटमेंट के द्वारा नहीं हो, यानी कि लोग खुद ही अपॉइंट कर रहे थे चाचा ताऊ वगैरह को उनको, उसके अलावा सब लोग उसके लिए एलिजिबल हों। उसके लिए एक मैकाले कमेटी बनाई गई थी सिविल सर्विस पे 1854 में। तो मैकाले कमेटी कब बनाई गई थी? 1854 में सिविल सर्विस पे, ताकि वो उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके। एंड ये उस टाइम वो डिबेट भी चल रहा था एजुकेशन वाला। चार्टर एक्ट 1853 हैज प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, जो प्रोविंसेस थी कौन कौन सी, मद्रास, बॉम्बे, उनका जो गवर्नर था उसको भी बोला गया कि तू भी उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। जो इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल होगी उसमें ये प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। इसके अलावा 4 आउट ऑफ 6 लेजिस्लेटिव जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर हुआ करते थे, उसमें से 4 मेंबर हैं वो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा की जो लेजिस्लेटिव जो आगरा की जो गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस करेगी, ठीक है, वो उनको अपॉइंट करेगी। तो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा की गवर्नमेंट इसको मेंबर को अपॉइंट करेगी, 4 मेंबर आउट ऑफ 6, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंडिया वाला है, ठीक है, यानी कि विलियम बेंटिंग वाला। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 में हमने क्या पढ़ा है? चार्टर 6 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स ऐड किए गए एंड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल आगे चल के बनेगी, ठीक है। इसके अलावा ओपन कंपटीशन इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, मैकाले कमेटी बन जाती है। देन इसका प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, मद्रास के मेंबर्स को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो कंपनी का रूल था वो हमने कवर कर लिया है। आगे वाले वीडियो में जो ब्रिटिश क्राउन का रूल है वो बाकी बचेगा, उसके द्वारा एक्ट है वो हम कवर करेंगे। धन्यवाद।